नमस्कार दोस्तों, ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ट्रांसलेशन स्टडीज़ के जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे उसका नाम है फील्ड्स ऑफ ट्रांसलेशन, यानी कि ट्रांसलेशन के क्षेत्र क्या-क्या हैं, किस-किस क्षेत्र में ट्रांसलेशन किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फील्ड ऑफ ट्रांसलेशन बहुत सारे होते हैं, जिसमें हम जिस पे चर्चा करेंगे वो है पहले तो लिटरेरी ट्रांसलेशन, लीगल ट्रांसलेशन, टेक्निकल ट्रांसलेशन, मेडिकल ट्रांसलेशन, स्क्रिप्ट ट्रांसलेशन, फाइनेंशियल ट्रांसलेशन, कमर्शियल ट्रांसलेशन, सॉफ्टवेयर लोकलाइजेशन, जुडिशियल ट्रांसलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसलेशन, वेबसाइट ट्रांसलेशन और मल्टीमीडिया लोकलाइजेशन। तो हम इन विषयों के ऊपर बात करेंगे और मेजर जो ट्रांसलेशन की फील्ड्स होती हैं यही होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिटरेरी ट्रांसलेशन पे। जैसे कि लिटरेरी ट्रांसलेशन का नाम ही जो है पता चलता है कि कुछ लिटरेरी वर्क जो होते हैं, साहित्य से रिलेटेड जो वर्क होते हैं, उनका जो ट्रांसलेशन किया जाता है उसको लिटरेरी ट्रांसलेशन बोला जाता है। लिटरेरी ट्रांसलेशन में जो लिटरेरी वर्क आते हैं साहित्य के, उसमें बहुत सारे जो है स्टोरीज, कहानियाँ हो सकती हैं, नॉवेल्स हो सकते हैं, उपन्यास, पोएम्स बहुत सारी हो सकती हैं, कविताएँ और इसी के साथ-साथ प्लेज़ वगैरह भी हो सकते हैं, जैसे नाटक वगैरह की तरह के लिटरेरी वर्क्स होते हैं। इसको जनरली ये बोला जाता है कि ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसलेशन है, बहुत ही उच्च दर्जे का ट्रांसलेशन, क्योंकि इसके अंदर खाली जो लिटरेरी ट्रांसलेशन है, जो भी लिटरेरी वर्क है, खाली उसको ट्रांसलेशन वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन से खाली इसका मतलब नहीं होता है, ना ही उसकी मीनिंग को कन्वे करने से इसका मतलब होता है। इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है कि जो सोर्स लैंग्वेज है और जो टारगेट लैंग्वेज है, दोनों के कल्चरों के बीच में किस तरह से कॉन्टेक्स्ट और कल्चर को एक साथ सामंजस्य किया जाए। इसमें बहुत सारे जो कल्चरल नुएंसेस होते हैं, रीति रिवाज जो हमारे लोकल होते हैं, इसके अलावा ह्यूमर होता है जो, उसको ट्रांसलेट करना, साथ में फीलिंग्स को ट्रांसलेट करना, इमोशंस को ट्रांसलेशन करना और इसके अलावा जो है बहुत सारे जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं उनको सबको जो है उस पार्टिकुलर वर्क में जो इन्वॉल्व किया गया है, उसको सबको जो है ट्रांसलेट करना शामिल होता है। बहुत सारे जो साहित्यकार हैं, वो ये विश्वास करते हैं कि इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन ये सबसे डिफ़िकल्ट काम है लिटरेरी ट्रांसलेशन। क्योंकि जो पोएट्री वगैरह होती हैं, कविताएँ कविताएँ एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज के अंदर उनके रिदम को और उनके इंटोनेशंस को, सब चीज़ों को उनको लयबद्ध तरीके से दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट काम माना जाता है। क्योंकि जो है राइम्स जो होते हैं, जो रिदम होते हैं, उनको जो है पंक्चुएशंस, इडियम्स, फ्रेजेस, एनाग्राम्स, इनको सबको जो है थोड़ा-सा दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना और एग्ज़ैक्टली जो है जो चाहता है उसको कहना, उसके ऊपर जो सिंटैक्स और जो कॉन्टेक्स्ट है उसके हिसाब से सही तरीके से ट्रांसलेट कर पाना और साथ में टारगेट लैंग्वेज के कल्चरल नुएंसेस को, ह्यूमर, फीलिंग, इमोशंस को, इनको सबको जो है एक साथ मिला कर के ट्रांसलेशन करना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट काम माना जाता है। और जो लोग अच्छी तरह से ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं, उसमें जो सोर्स लैंग्वेज का एक्चुअली जो टारगेट लैंग्वेज में एक्चुअल क्या कहना चाहता है, वो नुएंस जो होता है, वो जो है उसमें लॉस्ट हो जाता है। तो इसलिए जब ये ट्रांसलेशन करते हैं, लिटरेरी ट्रांसलेशन कोई भी, तो उसको बहुत ही केयरफुली आपको करना चाहिए। और इसमें दोनों ही तरह के जो कल्चर हैं, उनके बारे में बहुत अच्छा जानकारी होना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है लीगल ट्रांसलेशन। लीगल ट्रांसलेशन जो है एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप का ट्रांसलेशन होता है। जैसे कि इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बर्थ सर्टिफ़िकेट हो गया, मैरिज सर्टिफ़िकेट ट्रांसलेशन, कॉन्ट्रैक्ट्स किसी का है, कोई लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्रीमेंट्स होते हैं, बहुत सारी ट्रीटीज़ होती हैं आपस में, समझौते। इसके अलावा मेमोरेंडम्स होते हैं, विल्स होते हैं, लोग विल देते हैं। इसी तरह से बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं जो लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं,
तो इनका ट्रांसलेशन इसमें सबसे ज़रूरी ये होता है कि एक्चुअल जो कंटेक्स्ट है और उस डॉक्यूमेंट के अंदर किस चीज़ के ऊपर लीगल एस्पेक्ट का एक्चुअल जो पॉइंट्स हैं उनको एक भी पॉइंट या एक भी वर्ड टू वर्ड क्या चीज़ कहना चाहता है, और उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो जो पॉइंट्स एक जो है सूचीबद्ध किए गए हैं उनमें से कोई भी चीज़ मिस नहीं होना चाहिए। इसलिए एक अच्छा ट्रांसलेटर है तो उसको कंटेक्स्ट को समझना बहुत ज़रूरी है कि उस डॉक्यूमेंट का मीनिंग क्या है, और उसके अलावा उसका कानूनी तौर पे जब कहीं इस्तेमाल किया जाएगा तो उसके अंदर जो एक्चुअल जो ओरिजिनल टेक्स्ट में जो कानून, जो बिल या जो चीज़ें दी गई हैं उसके अंदर कोई भी फ़र्क नहीं होना चाहिए। इसलिए इसको ऐसे मैनर में ट्रांसलेट किया जाता है कि जो टारगेट ऑडियंस है वो सही तरीके से उसको टेक्स्ट को सही मीनिंग निकाल पाए और सही तरीके से उसको समझ पाए। अगर हम कल्चर्स और दूसरे एस्पेक्ट्स हैं जैसे कि इस हाई लेवल स्किल हमें ट्रांसलेशन का पता है, लेकिन इसके बावजूद हमें जब तक अगर लीगल डॉक्यूमेंट का ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो लीगल जो है प्रोफेशनल्स से जब तक आप कंसल्ट नहीं करोगे, और जो लोकल लैंग्वेज में लीगल प्रोफेशनल ही आपको बता पाएंगे कि इस चीज़ का जो है लोकल लैंग्वेज में क्या मतलब होता है, तब तक आप ट्रांसलेशन जो है एरर फ्री नहीं कर सकते हो। तो इसलिए इसमें बहुत ही केयरफुली ट्रांसलेट किया जाता है। नेक्स्ट है, हम बात करेंगे टेक्निकल ट्रांसलेशन। टेक्निकल ट्रांसलेशन में बहुत सारे टेक्निकल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जैसे यूजर गाइड्स होती हैं, मैनुअल्स होते हैं, ऑनलाइन हेल्प टेक्स्ट होते हैं, इंस्ट्रक्शन बुकलेट्स होते हैं, ट्रेनिंग मटेरियल होते हैं, और बहुत सारे वीडियोज होते हैं, मार्केटिंग मटेरियल, टेक्निकल फील्ड्स के जो है बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के, साइंस इंजीनियरिंग के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये सारे के सारे इनका जो ट्रांसलेशन किया जाता है ये सारा का सारा टेक्निकल ट्रांसलेशन के अंदर आता है। इसमें जो फॉर्मेटिंग किया जाता है टेक्निकल कंटेंट का वो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, उसको सही फॉर्मेट में होना चाहिए। और इसके लिए जनरली जो है आदमी अगर ऐसे चाहे हाथ से कर लें तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, इसके लिए डेस्कटॉप पब्लिशिंग का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, तो कंप्यूटर का नॉलेज इसमें बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर जो स्क्रीनशॉट्स बहुत सारे होते हैं, जो सोर्स लैंग्वेज में जो शुरू में जो डिज़ाइन किए होते हैं उनको, और उनके जो सूटेबल ग्राफिक्स वगैरह होते हैं उसको टारगेट लैंग्वेज के हिसाब से उनको एडिट करना पड़ता है, जिसके अंदर कि आपका जो एक्चुअल ग्राफिक्स जितने यूज हुए हैं, डायग्राम्स और जो चीज़ें किस तरह से हैं उनको सबको भी आपका प्रिजर्व भी करना है, और साथ साथ उसको टारगेट लैंग्वेज में इस तरह से कन्वर्ट करना है कि ताकि जो आदमी उसको इस्तेमाल कर रहा है उसको पूरी चीज़ें जो है उसको टेक्निकल जो क्या क्या कैसे क्या समझाना चाहता है वो पूरा समझ में आ जाए। इसके अंदर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जाता है। इस अगर हम सीएमएस को यूज़ करेंगे तो सीएमएस जो है क्या करेगा, ये आपका कॉस्ट जो है ट्रांसलेशन का काफ़ी कम करा देगा। और एक ट्रांसलेशन जब हम कभी भी ट्रांसलेटर सेलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले तो ज़रूरी होता है कि उस पार्टिकुलर जो है टेक्नोलॉजी है, और टेक्नोलॉजी के जो टर्मिनोलॉजीज़ है उसके अंदर जो jargons हैं इस इंडस्ट्री के अंदर यूज होने वाले, उसके बारे में उस ट्रांसलेटर को अच्छी तरह से पता होना चाहिए। अगर नहीं पता होगा तो कितना भी अच्छा ट्रांसलेटर होगा वो गलती कर बैठेगा और ऐसे वर्ड इस्तेमाल कर देगा ट्रांसलेशन में जो कि बाद में आप जब इस्तेमाल करोगे आपको वो समझ में नहीं आएगा। इसलिए अगर कोई भी ट्रांसलेटर कितना भी प्रोफिशिएंट हो ट्रांसलेशन में, लेकिन अगर उस चीज़ के बारे में फ़ैमिलियराइज़ नहीं है, स्पेशली उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में, उस पर्टिकुलर बिज़नेस के बारे में, तब फिर जो है उस आदमी से ट्रांसलेशन नहीं करवाना चाहिए। अगर आप उससे कराएँगे तो एरर होगा ही होगा, गलतियाँ होंगी उसमें। टेक्निकल ट्रांसलेशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ट्रांसलेशन होता है। एक छोटा-सा एरर भी जो है, छोटी-सी गलती इसमें बहुत बड़ी मिस्टेक का जो है बाद में कारण बन सकता है, और आदमी उसको जब इस्तेमाल करके कोई भी चीज़ करता है, कोई काम लेता है, तो उस टाइम पे इसका बहुत बड़ा दिक्कत आ सकता है। तो इसलिए आपको इसके ऊपर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है मेडिकल ट्रांसलेशन।
मेडिकल ट्रांसलेशन में बहुत सारे मेडिकल कंटेंट होते हैं, पेशेंट रिलेटेड, जैसे कि लेबल्स होते हैं, पैकेजिंग इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो डॉक्यूमेंट मेडिसिन्स हैं उनको यूज़ करने का तरीका, और बहुत सारे जो है कंटेंट बहुत बहुत तरह के होते हैं जिनको कि आपको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत होती है। रिसर्च पेपर्स भी आ जाते हैं, क्लिनिकल ट्रायल पेपर वर्क, क्वालिटी मैनेजमेंट सर्टिफिकेट्स, ये सारे इनको ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत होती है। ट्रांसलेशन सर्विस में इसमें एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए, मेडिकल टर्मिनोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए, और साथ-साथ जो है कंट्री के अंदर जो प्रोफ़ेशनल होते हैं, स्पेशली जो मेडिकल फ़ील्ड में अगर वो वैसे आदमी हैं और वो ट्रांसलेशन करने के लिए उन्होंने सीखा हुआ एक्सपर्ट हैं, तो फिर उनसे ट्रांसलेशन कराना मेडिकल डॉक्यूमेंट्स का अच्छा हो सकता है। अदरवाइज़ अगर किसी नॉर्मल ट्रांसलेटर से आप कराएँगे ट्रांसलेशन, तो ये बहुत ही ट्रिकी है, और इसमें आपको जो है प्रॉब्लम होने की ज़रूरत है। इसलिए आपको बेस्ट तो यही होगा कि वो लोग जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी से अच्छी तरह से वेल वर्स्ड हैं, उन्हीं लोगों से ट्रांसलेशन कराना चाहिए। नेक्स्ट है स्क्रिप्ट ट्रांसलेशन। आजकल स्क्रिप्ट ट्रांसलेशन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि आप देखेंगे कि पॉपुलर मूवीज़, टीवी शोज़, हॉलीवुड से या फिर कहीं से भी टॉलीवुड, डॉलीवुड, हर जगह से जहाँ के भी कोई भी शोज़ होते हैं, उसको दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करके और उसके बाद उनको डबिंग करके रिलीज़ किया जाता है पूरे वर्ल्ड में। और उसको काफ़ी जो है लोग देखते हैं, और ओरिजिनल कंटेंट आपको बार-बार जो है बनाने की ज़रूरत नहीं होती। एक कंटेंट बना दिया तो उसी से आप जो है ट्रांसलेशन करके और उसको बहुत सारे लैंग्वेज में अपने ऑडियंस को बढ़ा करके और अच्छा खासा आप बिज़नेस प्रोड्यूस कर सकते हैं और अच्छा पैसा जो है उसमें कमा सकते हैं। बहुत सारे फ़िल्म्स हैं जो फ़ॉरेन लैंग्वेज की होती हैं, लेकिन आप देखेंगे उसको इंग्लिश लैंग्वेज में अगर फ़िल्म है या किसी दूसरी यूरोपियन लैंग्वेज में, तो उसको लोकल लैंग्वेजेज़ में तेलुगु लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज या फिर और भी बहुत सारी भाषाओं में ट्रांसलेट किया जाता है, जिससे कि हमारी पॉपुलेशन जो है बहुत सारे अलग-अलग डाइवर्स फ़ील्ड वाले जिनको इंग्लिश नहीं पता, जिन्हें दूसरी बात नहीं पता है लैंग्वेज, उनको भी उसको आप देख सकें और आप एन्जॉय कर सकते हैं और साथ-साथ उनका बिज़नेस भी बढ़ता है। आपने सुना होगा कि बाहुबली जो तेलुगु लैंग्वेज की एक ब्लॉकबस्टर मूवी आई थी। उसको हर तरह के लैंग्वेज में, इंग्लिश तो है ही है, इसके अलावा हिंदी और बहुत सारे चाइनीज़ तक, इवन जर्मन, सारे लैंग्वेज में बहुत सारे तरह के वर्ल्ड के लैंग्वेजेज़ में उसको कन्वर्ट किया गया था, डबिंग हुआ था और उसके बाद उसको जो है काफ़ी लोगों ने पसंद किया था पूरे वर्ल्ड में। इसी तरह से हैरी पॉटर सीरीज़ था, बहुत बड़ी सीरीज़ थी। ये भी जो है कई लैंग्वेजेज़ में आया था, इवन हिंदी में भी आया था और लोगों ने बहुत पसंद किया था, इसको पूरे वर्ल्ड के लोगों के पास पहुँच गया था। इसके अंदर स्क्रिप्ट्स जो होती हैं, पहले उनको जो है ट्रांसलेट करना पड़ता है, फिर उस लोकल लैंग्वेज में, तब उसके बाद उसके हिसाब से जो डायलॉग जो हमारे यहाँ प्रचलित जो आवाज़ होती है, उस हिसाब से डायलॉग्स वगैरह लिखने पड़ते हैं। तो इस तरह के जो ट्रांसलेशन होते हैं, ये भी एक्चुअली देखा जाए तो लिटरेरी वर्क का ही एक पार्ट है, और लेकिन ये एग्ज़ैक्ट लिटरेरी वर्क इसको हम नहीं कह सकते। और ये बहुत ही डाइसी भी होता है ट्रांसलेशन करने में, जैसे पंच लाइन्स वगैरह जो होती हैं, जोक्स या कैची फ्रेजेज़ होते हैं, इनको जो है थोड़ा-सा ट्रिकी होता है और बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि आप जो डायलॉग्स बोलेंगे, अगर उनको डायलॉग्स को, पंच लाइन्स जो हैं अगर उनको सही तरीके से कन्वर्ट नहीं हुआ, वर्ड टू वर्ड अगर आपने नॉर्मल ट्रांसलेट कर दिया और उसका मीनिंग जो है टारगेट लैंग्वेज में उतना अच्छे से अगर उसका वो नहीं आ रहा है, तो फिर उससे एक अच्छी पकड़ और एक अच्छे जो मैसेज जो कन्वे करना चाहता है और वो इफ़ेक्ट देना चाहता है, वो आप नहीं पाएँगे। नेक्स्ट है फाइनेंशियल ट्रांसलेशन। फाइनेंशियल ट्रांसलेशन जो है, जितने भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बैंक के रिकॉर्ड्स, स्टेटमेंट्स, अकाउंट स्टेटमेंट्स, ये सब जो ट्रांसलेट किए जाते हैं एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में, इनको फाइनेंशियल ट्रांसलेशन कहा जाता है। इसमें बहुत ही प्रिसाइज़ली जो है ट्रांसलेट करना पड़ता है, और कहीं-कहीं जहाँ आपको ज़रूरत पड़ेगा करेंसीज़ को भी, तो उनको भी, करेंसी को भी आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। और फिगर्स इसमें जो है कन्वर्ट हो जाते हैं, तो बहुत ही केयरफुली ट्रांसलेट करने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है कमर्शियल ट्रांसलेशन। कमर्शियल ट्रांसलेशन के अंदर आपको पार्टिकुलर जो
बिजनेस है, बिजनेस jargons के बारे में आपको पहली बात बहुत अच्छा पता चल होना चाहिए और इसके अलावा इसका बहुत ही एक स्पेशलाइज़ स्किल होता है जो कि लोगों को होना चाहिए और उनको जो है जिस इंडस्ट्री और जिस बिजनेस का ट्रांसलेशन करना है उसके साथ बिलोंगिंगनेस होना चाहिए, यानी कि उसके जितने भी jargons और जितने वर्ड और जो उधर का कल्चर है उसके बारे में पूरा पता होना चाहिए, तब आप एक अच्छा ट्रांसलेटर बन सकते हैं। कमर्शियल डॉक्यूमेंट के अंदर बिजनेस करेस्पॉन्डेंसेस होते हैं, रिपोर्ट्स होते हैं, टेंडर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कंपनी अकाउंट्स, मेमोस, ये सारी चीज़ें कमर्शियल ट्रांसलेशन में आते हैं। कभी-कभी इसको आप जो है लीगल ट्रांसलेशन के साथ ओवरलैप भी समझेंगे क्योंकि बहुत सारे जो रिपोर्ट्स और जो है टेंडर्स वगैरह होते हैं, ये सब चीज़ें जो है एक तरह से जो है लीगल डॉक्यूमेंट की तरह काम करते हैं और इनका लीगल रोल भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसलिए आपको बहुत ही इसको केयरफुली ट्रांसलेट करने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर लोकलाइजेशन। सॉफ्टवेयर लोकलाइजेशन का मतलब ये है कि अ, कहीं आप जो है एक यूज़र इंटरफ़ेस बना करके और उसके बाद आप जो है उस पर्टिकुलर कोई भी सॉफ्टवेयर है, उसको आप लोकली प्रोवाइड कर दें कि एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हम लेंगे कि जैसे मान लीजिए कि गूगल है, तो गूगल में आप देखेंगे कि आजकल बहुत सारे तरह-तरह के इन्फॉर्मेशन आते हैं, उसमें लिखा भी आता है कि किस-किस लैंग्वेज में आप यूज़ करना चाहते हैं। तो इस तरह से कोई भी सॉफ्टवेयर है उसको लोकलाइज़ करना है लोकल लैंग्वेज में, तो उस लैंग्वेज को आप सेलेक्ट करेंगे, तो उसी में जो है सारी चीज़ें लिख के आनी शुरू हो जाती हैं। तो इसमें सारा का सारा आपको पूरे वेब पेजेज़ हैं उनको सबको जो है ट्रांसलेट करने की ज़रूरत होती है, बहुत ही मैसिव काम होता है ये। इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा काम करना पड़ता है और ट्रांसलेटर को बहुत ही काफ़ी जो है तरह-तरह के प्रॉब्लम में आना पड़ता है इसमें। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं इंटरनेशनल, जैसे कोका कोला वगैरह हैं। ये आजकल हर जगह पे पूरे वर्ल्ड में हर जगह अवेलेबल हैं। तो इनके जो है वेबसाइट्स वगैरह जो होती हैं उनको बहुत से अलग-अलग हर तरह के लैंग्वेज में बनाना पड़ता है ताकि सभी लोग जितने भी यूज़र हैं उनको सबको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल सके। लेकिन अगर ये अलग-अलग लैंग्वेज की अलग-अलग वेबसाइट बनाएँगे तो बहुत सारी मल्टीपल वेबसाइट्स बन जाएँगी, जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा। तो उस चीज़ को कम करने के लिए ये क्या करते हैं कि ये जो है सॉफ्टवेयर ही ट्रांसलेट करने मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर डाल देते हैं कि आप लैंग्वेज उसी के अंदर सेलेक्ट कर लो अपने चॉइस का और आपका जो है एक ही वेबसाइट से पूरा काम हो जाए। इसी तरह से आप विकिपीडिया को देखेंगे। विकिपीडिया में भी आप देखेंगे कि आप जो है अगर लोकलाइज जब किया जाता है तो इसमें आप लोकल लैंग्वेज में भी आप जब चाहें तो उस कोई भी चीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छी तरह से पढ़ के समझ सकते हैं। नेक्स्ट है जुडिशियल ट्रांसलेशन। जुडिशियल ट्रांसलेशन में जो जुडिशियल एक्चुअली इसमें क्या होता है जो कोर्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डिपोजिशंस, मीटिंग्स जितने भी होते हैं कोर्ट के उनके मिनट्स, एक्सपर्ट की टेस्टिमोनीज, विटनेस की टेस्टिमोनीज, जजमेंट्स और रोगेटरी लेटर्स, इंटरव्यूज़, ये सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं जो लीगल जो भी केसेस वगैरह होते हैं उनसे रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होते हैं, उनको सबको जो ट्रांसलेट करते हैं उसको जुडिशियल ट्रांसलेशन करते हैं। इसमें भी जो है थोड़ा-सा डिफ़रेंस लीगल ट्रांसलेशन के साथ होता है। लीगल ट्रांसलेशन में बहुत सारे बर्थ, डेथ सर्टिफ़िकेट इस टाइप की चीज़ें होती हैं, जबकि इसके अंदर फ़र्क यही है कि ये जो है जो कोर्ट में जो हियरिंग और उनसे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, उनका ट्रांसलेशन जो होता है उसको लीगल ट्रांसलेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसलेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसलेशन का मतलब है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होते हैं, मैनेजमेंट से रिलेटेड जो टेक्स्ट होते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, उनको जब जो है क्योंकि आजकल जितनी भी इंडस्ट्री बहुत सारी कंपनियां क्या हैं मल्टीनेशनल हो गई हैं, तो अलग-अलग कंट्रीज़ में काम करती हैं, तो लोकल उधर के जो काम करते हैं, उनके लिए भी बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट उनके एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑर्डर्स वगैरह होते हैं, उनको ट्रांसलेट कराने की ज़रूरत पड़ती है लोकल लैंग्वेज में, तो इसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसलेशन कहते हैं। नेक्स्ट है वेबसाइट ट्रांसलेशन। वेबसाइट आप देखेंगे बहुत सारे जो है वेबसाइट सबटाइटल्स,
वीडियोज़ के ऊपर वेब पेजेज़ पे बहुत सारे वीडियोज़ वगैरह होते हैं, वो बहुत सारे तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। आप इसमें अपनी जो एड्रेस फ़ॉर्मेट्स हैं, लेआउट्स हैं, इनको सबको जो है आपको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत होती है एज़ पर लोकल ऑडियंस। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपको लोकल ऑडियंस के साथ अच्छी कनेक्टिविटी और उसको टारगेट जो ऑडियंस हैं उनको अट्रैक्ट करने में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी और आपके बिजनेस के ऊपर उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्योंकि वेबसाइट पे जितना हिट्स होते हैं उसके हिसाब से उसका बिजनेस होता है। और साथ साथ बहुत सारी जो कंपनियां हैं उनके सबके जो है वेब पेजेज होते हैं, सारा इंफॉर्मेशन ऑनलाइन रहता है। तो इसलिए आपको जो है जितने भी यूजर्स होते हैं प्रोडक्ट के, तो उनको सब तक आपको रीच पहुंचाने के लिए आपको उसको जो लोकल लैंग्वेज है उसके अंदर आपको जो है ट्रांसलेट करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप अपने जितने भी प्रोडक्शन है उसका सबका इंफॉर्मेशन जो है लोकल लोगों को आप ताकि दे सकें हर जगह पे। नेक्स्ट है मल्टीमीडिया लोकलाइजेशन। इसमें वीडियो, ग्राफिक्स, एनिमेशन, जीआईएफ, ये सारे जो है मल्टीमीडिया लोकलाइजेशन के अंदर आते हैं। ये आज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां बहुत तरह की मल्टीमीडिया कंटेंट प्रोड्यूस कर रही हैं और पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड एक जो है पूरे एक जो है विलेज की तरह, एक घर की तरह बन गया है। हर तरह का कंटेंट पूरे वर्ल्ड में जहाँ भी जो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं मल्टीमीडिया में, उनको सबको जो है लोकलाइज जो है आपके कल्चर के हिसाब से और रीजन के हिसाब से जो है उसको लोकलाइज करने के लिए ट्रांसलेट करने की ज़रूरत पड़ती है। और इससे जो है आपको रीच ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद मिल जाती है। तो यहाँ आज हम फील्ड ऑफ ट्रांसलेशन यहाँ का जो टॉपिक है उसका डिस्कशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे तब हम उससे आगे की चर्चा करेंगे। तब तक थैंक यू। आशा है कि आप सभी खुश होंगे, मुस्कुराते रहिए, एंजॉय करिए लाइफ को और साथ साथ अपनी नॉलेज को भी बढ़ाते रहिए। थैंक यू। हैव ए वेरी नाइस